लोकां दा कम बदनाम करे सोहणीए। सब सही है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू राहुल भाई। बोलो भाई रवि। आशिक मान आया, आशिक मान आया। कहाँ तक हो गए थे? याद है मामला? ये क्वेश्चन देखना, मेरे ख्याल से हो गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया था ना? एक बार बता दो भाई, ये क्वेश्चन हो गया था क्या अपना? अगर आज बाहर से, अगर आप लोगों को बाहर से डिस्टरबेंस सुनाई दे तो समझ लेना कि प्रवीण सर बैठे हैं यहाँ पे बाहर, आज उनकी मीटिंग चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उनकी मीटिंग का शोर होगा वो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रवीण उड़ान। क्लास को कितना टाइम हो गया हरीश भाई? अभी स्टार्ट की है जस्ट, बोनी भी नहीं करी यार इबे तो। काला कहा बोलिया भाई हरीश भाई ने न्यू कह दो बोले इबे बस जाले मारने शुरू करे हैं। यो लिया था नहीं भाई रे, एक राशि 7 वर्ष 7 माह में अपने आप का 3 गुना हो जाती। ठीक है, ये हो गया था, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। ओए कड़ई, लो भाई पहला क्वेश्चन देखो। लोकां दा कम बदनाम करे सोहणीए, रैकड़ बरेक जिमें टाम करे सोहणीए, मैनू इंस्पायर मेरी माम करे सोहणीए। कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। राशि को पी गुना होने में 2 20 वर्ष लगे हों तो पी का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर वो बहुत ज्यादा बेसिक थे। थोड़ा सा उसको अगर अपग्रेड किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। सर पीडीएफ नहीं देते क्या? पीडीएफ मिल जाएंगे भाई आपको, लीजो मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर। यहाँ पीडीएफ मैं बाद में लगाता हूँ, वहां पहले शेयर करके आते हैं। रखिए जाने मन, कर रखिए भाई ये परसों। देखो भाई क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, सॉल्यूशन पार्ट। कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां कोई प्रिंसिपल था, दिख ही रहा है क्या? या थोड़ा साइज इंक्रीज करें मार्कर का, दिख रहा होगा ना? सही दिख रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ये लो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। दो फायदे होंगे कि किसी की ठंड भी बाहर नहीं जाएगी, एक मीटिंग वालों का शोर भी नहीं आएगा। यहां प्रिंसिपल था और ये कह रहा है कि इसको v वर्ष लगे। v क्या है? एक वेरिएबल है ना? v वर्ष लगते हैं और ये v वर्ष में क्या हो जाता है? अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाने का मतलब क्या होगा कि जितना भी यहां प्रिंसिपल था उसका 3 टाइम अपने को कौन मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? मुझे एक प्रिंसिपल एज्यूम करना है, लेट करना है, मानना है कोई भी संख्या। तो एक ऐसी संख्या ले लो जिसका 3 गुना करना आपको आसान लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया? 1 रुपया ले लिया। 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 रुपए। अब आप कहोगे कि जो 3 रुपए आए ना, ये 3 रुपए हो जाते हैं कि साउंड दे रहे हैं, इसलिए ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। अगर इस अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को माइनस किया जाए ना, तो अपने पास में कौन बच करके आएगा? आप कहोगे कि 2 रुपए एसआई के रूप में बच करके आएंगे। ये कौन होंगे ये 2 रुपए? आप कहोगे ये एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। ये कौन है? ये 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। अब कहता है यदि राशि को पी गुना होने में 2 v वर्ष लगे हों, ठीक है। अब कह रहा है कि यही राशि थी, यही राशि थी, यही प्रिंसिपल था फिर से, यानी कि वही 1 रुपया, और इस बार ये जो है अपने आप का पी गुना हो जाती है। अपने आप का क्या हो जाती है? पी गुना हो जाती है, यानी कि ये यहां आएगा पी। ठीक है, अपने आप का पी गुना हो जाती है और ऐसा होने में इसको 2 v वर्ष लगे, यानी कि v पहले लग रहे थे, इस बार 2 v वर्ष लगे। तो आपको बताना है कि इस p का मान क्या होगा। अब एक क्लियर कट सी बात है कि v टाइम से 2v टाइम हो गया, कहने का मतलब टाइम क्या हो चुका है? डबल। इसलिए मैं कहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा? डबल। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 2 रुपए, यानी कि यहां पर
यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 का भी डबल हो जाएगा क्योंकि टाइम का डबल हुआ है। अब 1 रुपया प्रिंसिपल था और 4 रुपए एसआई के रूप में मिल गए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो राशि कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, तो आप कहोगे कि वो 5 रुपए हो गई है, यानी कि वो अपने आप का क्या हो चुकी है, 1 से 5 हो चुकी है, यानी कि अपने आप का कितने गुना हो चुकी है, 5 गुना। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन बी पर जो है ना 4 रुपए वो सिंपल इंटरेस्ट है, वो अपने आप का इतने गुना हुई नहीं है। जब किसी ने पूछा राशि को पी गुना होने में का मतलब हो गया कि अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, यानी कि पी गुना मिश्रधन हो जाने में उसको जो है 2 व्यूवर्स का समय लगा है, इसलिए जो 4 रुपए शो कर रहा है वो होने को शो नहीं कर रहा है, वो 4 गुना तो है प्रिंसिपल से, पर वो सिंपल इंटरेस्ट है भैया। जबकि इसने अमाउंट के रिगार्डिंग अपने को स्टेटमेंट दे रखी थी कि पी गुना होने में उसको कितना समय लगा है, उसको 2 व्यूवर्स लगे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5 गुना बनेगा, न कि 4 गुना। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जो, उसको मैं आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। बताएं भाई एक बार। हो जिंदे रही ता मिलांगे, लख वारी मर गए ता दिलों को लामीना, तैथों रूर मैनू रब जे लै गया नी, मैथों आया नी जाना भुलावी ना। प्रीत हरपाल, काफी पहले का गाना होगा उनका, मेरे ख्याल से 9-10 साल पहले का। ताइयों ब्लैक सूट होया तेनू बैन। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, कोई धन m वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर अपने आप का 4 गुना होता है, यदि धन को g गुना होने में 3m वर्ष लगे हो तो g का मान क्या है। देखो कितना गुना हो गई थी वो, 4 गुना, यानी कि कितने रुपए ब्याज मिल रहा था, आप कहोगे कि 3 रुपए ब्याज मिल रहा था, कितने टाइम में, m सालों में, ठीक है। और अब कह रहा है कि 3m साल दे दिए उसको, यानी कि टाइम क्या कर दिया, 3 गुना, तो इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, 3 गुना। और पहले कितना मिल रहा था, 3 रुपए, तो अब कितने मिलेंगे, 9 रुपए, 1 रुपया प्रिंसिपल, यानी कि कितने गुना हो जाएगी, 10 गुना। और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है। परसेंटेज आगे करवाएंगे भाई नितेश, करवाएंगे, परसेंटेज भी करवाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 10 बनेगा। थैंक्स रणदीप भाई। हो जाएगा क्वेश्चन सबसे, करने की जरूरत तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया भाई, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को आता है, पर इसके लिए तरीका जो हमें फॉलो करना चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा आज फर्क डाल देंगे, एक नए तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे सोल्व नहीं करना। कह रहा कि 5,000 रुपए को 10 साल के लिए इस प्रकार रखा गया कि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष 10% वार्षिक, शेष समय 20% वार्षिक रही है। कुल बने सरल यानी कि साधारण ब्याज की मात्रा क्या होगी, क्या आपने बताना, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा टोटल 10 सालों में। 5,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, जहां दर जो है उसने बदल करके रख दी है, पहले 2 साल तो 5% चली, फिर अगले 3 साल 10% चली, और जितना शेष टाइम बच गया 2 साल और 3 साल 5 साल, टोटल थे 10 साल, 10 में से 5 गए, अगले 5 साल के लिए 10% वार्षिक। आपने बताना है कुल ब्याज कितना बना होगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट करने से पहले, कि ये हर किसी को आता है, परंतु उसको सोल्व करने का जो तरीका आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ना, वो एडोप्ट नहीं करना। मैं बताता हूं, लगभग 50% आप लोगों को दिमाग में ये आ गई होगी बात कि 5,000 रुपए को हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 साल का निकाल लेंगे 5% से, फिर 5,000 लेकर के 3 साल के लिए निकाल लेंगे 10% से, फिर 5,000 को पकड़ करके जो भी था शेष समय के लिए 2% से ऐसे करके निकाल दें, है ना, और फिर टोटल मार देंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं। देखो पहले 2 साल कितनी थी दर, 5% थी, पहले 5% कितने सालों के लिए थी, 2 ईयर्स के लिए थी, राइट, सही है बात। अगला अगले 3 साल यानी कि 10% वार्षिक, यानी कि 10% रही, कितने टाइम के लिए रही, ये 3 ईयर्स के लिए रही,
ठीक है। फिर शेष समय टोटल 10 थे, 3 2 5 गए, यानी कि टाइम कितना बच गया, आप कहोगे 5 ईयर्स। और 5 ईयर्स के लिए कितनी है शेष समय के लिए, 2%। ठीक है ना। अब देखो, एक साल के लिए, हर एक वार्षिक है ना इनमें से, एक साल के लिए 5% अगर ब्याज देना है तो 2 साल के लिए मैं कह सकता हूं एक साल से डबल कर दिया, तो दर भी क्या हो जाएगी, डबल, यानी कि 5% का 2 गुना, यानी कि 5 और 2 की 2 आपस में गुणा, सीधे सीधे कह सकता हूं कि 10% ब्याज देना है। यहां से इसी फॉर्मेट पे चलते हुए मैं कह सकता हूं कि 30% ब्याज देना है। इसी फॉर्मेट पे चलते हुए यहां से मैं कह सकता हूं कि 10% ब्याज देना है, यानी कि टोटल कितना ब्याज देना है, आप कहोगे 10 + 30 + 10, यानी कि 50% ब्याज देना है। कितना टोटल ब्याज देना है, 50%, 50% कुल ब्याज देना है हमने। किसका 50%, सीधी सी बात है मूलधन का, और मूलधन कितना है 5000, 5000 का 50% कितना हो जाएगा, 2500 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात, कमेंट कर दिया करो जाने मन, देखिए और ना सौदा ला दी भाई कि मैं मरा। ठीक बात है, बताओ भाई। देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का, जिनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में रह गया है। सर कौन सा टॉपिक करवा रहे हो अल्लाह बचाए ऐसे नादिमों से हमें, हैं हुसन वालों से अल्लाह बचाए। सिंपल इंटरेस्ट है ये, SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखो हर टॉपिक में लिख रखा है यहाँ SI निकालना है किसी मूलधन पर, और ब्याज की मात्रा सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, तो टॉपिक हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओह, इनकी फर्स्ट क्लास है भाई ये, मेरी फर्स्ट क्लास है ये। तो आज तो आप ना ही देखो तो बढ़िया होगा अलावत साहब, आज आप ना ही देखें तो बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो पिछले एपिसोड में हम उसको रख चुके हैं और उसी को आज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें नहीं पता कर सकते, तो पहले वो लगाएं आप। फिर भी एक बार कोशिश कर लीजिएगा, शायद समझ में आ ही जाए। ये क्वेश्चन देखना सॉरी, किसी मूलधन पर 8 साल तक ब्याज लगाया गया और वो भी ऐसे कि पहले 3 साल तो 20%, अगले 2 साल 5% और बाकी का जो टाइम बच गया उसके लिए 10%। ठीक है, कह रहा सारा यदि बने सरल ब्याज की मात्रा 8000 रही हो, क्वेश्चन सेम ही है, तो मूलधन ज्ञात करना है। इस बार प्रिंसिपल गायब कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। पिछले में प्रिंसिपल दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट गायब था। ठीक है, तो वहां हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड किया था, यहां इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है। इंटरेस्ट माने रुचि, कि मेरा आप में बहुत इंटरेस्ट है, इतना कि मैं अपने आप को पूरे का पूरा आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या बात है, रोमांटिक बातें। देखो सेम चलेंगे, उसी जो अभी हमने कुछ टाइम पहले एडोप्ट किया था उसी प्रोसीजर को एज इट इज लेकर के चलना है। 3 साल के लिए 20% है, पिछले साल है, अगले साल है, बीच के साल है, उससे कोई फायदा, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है भैया। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 3 साल 20%, यानी कि 3 साल के लिए 20%, तो मैं कहूंगा कि टोटल ब्याज कितना मिला होगा, 20 गुणा में 3, 60%। ठीक है, अगला 2 साल के लिए 5%, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिला होगा, 2 और 5 की गुणा 10%। इसने कहा बाकी समय यानी कि शेष समय, टोटल कितने थे 8, 8 में से 3 वहां गए, 5, 5 में से 2 यहां गए, 3, यानी कि बचे हुए 3 साल के लिए 10%। तो 1 साल के लिए 10, तो 3 साल के लिए 30%। तो मैं कह सकता हूं टोटल ब्याज कितना मिला होगा, आप कहेंगे कि 100% ब्याज मिला होगा। अब ये बहुत प्यारी चीज मिल गई हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अपना प्रिंसिपल, एक बार तो मैं समझा ही देता हूं ऐसे लिख करके, कि जो अपना प्रिंसिपल था यानी कि मूलधन था, उसका का मतलब गुणा इतने परसेंट, जितना यहां हमने टोटल बनाया है,
इतने परसेंट ब्याज मिला है अपने को, और ब्याज अपने को ऑलरेडी पता है कितना है ब्याज, 8,000, 8,000, और यहां कितना आएगा 100%, और प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, बटे में 100, तो 100 से 100 कट गया, डायरेक्ट पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। यही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पे जो लिख रखा है। दूसरे ही मैं बात क्या कह रहा था, जैसे ही आपने यहां देखा कि 100% ब्याज मिला है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल ही सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि 8,000 रुपए आपने उधार ले रखे थे, 8 साल का आपके पास टाइम था, आपके और जो आपका दाता था जिसने पैसा दिया था, जो आपको पैसा देने वाला था उसके और आपके बीच में करार हुआ। करार क्या था कि 8 साल तक ब्याज कुछ इस प्रकार लगाया जाएगा, रहेगा तो सिंपल, पहले 3 साल के लिए 20% चार्ज करेंगे, अगले 2 साल के लिए 5% चार्ज करेंगे, और जितना शेष टाइम बच जाएगा उसके लिए मैं 10% आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि उसने टोटल 100% चार्ज कर लिया। किसका 100% होगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का, यानी कि उसने आपको जितने रुपए दे रखे थे उसका 100%, खुद वो संख्या ही होगी ना। फिर किसी भी संख्या का आप 100% निकालोगे तो वो खुद संख्या ही निकल करके आएगी ना। हर किसी को नहीं आती लक्ष्मण, रणदीप भाई, हर किसी को समझ में नहीं आती। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी संख्या अगर आप 100% निकालोगे तो खुद संख्या ही निकल करके आएगी ना। जैसे कि आपने 500 नंबर का पेपर दिया और आपने कहा कि मेरे 100% नंबर आ गए, इसका मतलब ये कैलकुलेट करने की जरूरत रह नहीं गई है कि कितने नंबर आपके आए होंगे। हाँ, अगर आप बेवकूफ है फिर भी आप निकालना ही चाहते हो कि कितने नंबर आए होंगे, उसके निकाल लो। 500 का 100% खुद 500 ही आएगा। किसी भी संख्या का 100% खुद वो संख्या ही होती है, यानी कि आपने 100% ब्याज दिया है तो इसका मतलब आपने जितना प्रिंसिपल ले रखा था ठीक उतनी ही मात्रा में सिंपल इंटरेस्ट भी तैयार हो गया था। और सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि 8,000 था तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल कितना था, 8,000। ठीक है, अब भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लोकां दा कम बदनाम करे सोहणिए, दसो दसो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये लो भाई, और यहां से शुरुआत होती है इंस्टॉलमेंट की। कितनी क्लास और है एसआई की, तो आज कंप्लीट करवा लो एसआई मेरे से, मैं तो यही चाहता हूं आज कंप्लीट करवा लो। 2 हटा दो, 2 4 6 हटा दो, 20 क्वेश्चन है टोटल, और हम क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। ठीक है, जितना अच्छे से एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठ पाओगे उतना ही मजे आएंगे, फिर चीज को कवर करने में जल्दी भी हो जाएगी कवर। क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार सभी ने? एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है। 2 चीजें होती है और दोनों में से एक दे रखी होती है, और आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि विच वन इज गिवन एंड विच वन इज टू फाइंड आउट, कि दे क्या रखा और निकालना क्या है। देखो, 10% सरल ब्याज से 2300 रुपए ऋण लिया गया, 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करने हेतु वार्षिक किस्त कितने की होगी। कुछ जो अल्ट्रा प्रो सुपर मैक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, 2300 रुपए ऋण ले लिया, 10% ब्याज की दर ले ली, 4 साल का ब्याज निकालेंगे, 4 साल का ब्याज निकाल करके 2300 में जोड़ेंगे, बटे में 4 कर देंगे, कह देंगे इतने की किस्त देनी है। ऐसा नहीं है बाबू भैया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, बहुत देखने लायक बात है। तो सबसे पहले तो हमें 2 चीजें सीखनी है। एक तो होता है कि ऋण ली गई मात्रा कितनी है, यानी कि कितना आपने प्रिंसिपल वहां से उठाया। दूसरा होता है पेएबल कितना हो गया, यानी कि देय राशि कितनी होगी। यहां से समझाता हूं, देखो इसी क्वेश्चन पे समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। आपने कितने रुपए उधार लिए थे, तो आपने कहा 2300, 2300 रुपए उधार लिए थे। ठीक है,
आपने कहा कि 10% ब्याज लगेगा। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा। और समान किस्तें चलेंगी 4, और वो भी सालाना। इसका मतलब है कि 4 साल का ब्याज देना था अपने को। 1 साल का ब्याज कितना है, 10वां हिस्सा। 1 साल का ब्याज कितना है, 10वां हिस्सा। किसका 10वां हिस्सा, जितने रुपए आपने वहां से उठा रखे उसका 10वां हिस्सा। जितने रुपए आपने उससे उठा रखे उसका 10वां हिस्सा। और कितने रुपए आपने उठा रखे, 2300। तो 2300 का 10वां हिस्सा कितना होगा, आपने कहा कि 230 होगा। ये कब हुआ, ये तो हमारे साथ भाई साहब भूतिया काम हो रहे हैं। ये एक बार अपने आप हरा लिख रहा है, एक बार अपने आप वाइट। ध्यान देने की जरूरत है श्रीमान, इसका अपडेट वगैरह अगर कोई। कितना आया 1 साल का, आपने कहा 230 यानी कि 230। 1 साल का 230 है। ऐसा कितने सालों तक चलेगा मामला, आपने कहा 4 साल तक चलेगा। मैंने कहा कि 4 साल का फिर ब्याज कितना बन गया, आपने कहा 0, 4 तिये 12, 4 दूने 8 और 1 9, 920 रुपए। यानी कि 920 रुपए आपको किस में देने होंगे, एसआई के रूप में देने होंगे। आपने कितने रुपए उठाए थे, 2300। कितने रुपए ब्याज बन गया, 920। इन दोनों का जो जोड़ बनेगा, अगर यहां से किस्त वाला मामला हटा दिया जाए, तो 2300 और 920 का जो जोड़ बनेगा वो मिश्रधन हो जाएगा। और कितने के बराबर आ जाएगा, 23 9 3220 आ जाएगा। 3230। गलत लिख दिया ना, 3220, 3220 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बहुत प्यार से समझना भाई, समझने की बात इसी क्वेश्चन में है। ये जो है 2300 और ये जो 3220 है, इनको हम पहले कुछ ऐसे कहते रहे कि ये मूलधन है वो मिश्रधन है। पर किस्त के क्वेश्चन में मामला थोड़ा सा अलग है। इसको आप बोलते हैं कि उधार लिया या दिया गया। सीधे सीधे मैं यहां लिख रहा हूं उधार। उधार की राशि है जिसको उधार लिया या दिया गया है। ठीक है, 3220 का जो खूबसूरत नाम है, इसको आप लोग बोला करेंगे देय राशि। इसको आप क्या बोलोगे, देय राशि। इंग्लिश वाले नोट कर ले, पेएबल अमाउंट है ये, पेएबल अमाउंट। यानी कि है तो अमाउंट पर है पेएबल। फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि डायरेक्ट आपके जो हाथ में पैसा आया वहां से, वो जो होता है वो उधार लिया या दिया गया पैसा है। परंतु अगर आपसे वो किस्तें चार्ज ना करें, अगर वो कहता कि कोई किस्त भरने की जरूरत नहीं, तू 4 साल के बाद मुझे डायरेक्ट दे देना यार, छोड़ना बातों को खत्म कर, तो आप क्या कहोगे कि 3220 रुपए आपको देने थे फिर। यानी कि 3220 आपने इन हैंड कभी यूज नहीं किए। 3220 आपने इन हैंड तो 2300 यूज की। तो जो इन हैंड आपके पास पैसा पहुंचता है या आप किसी तक पहुंचाते हो, तो जो पैसा आप तक पहुंचा इन हैंड, वो प्रिंसिपल है यानी कि वो उधार है डायरेक्ट। परंतु वो उस फिक्स सिंपल इंटरेस्ट की रेट और फिक्स टाइम पीरियड के बाद कितने की लायबिलिटी वो हो जाती है। क्योंकि अगर अब आप 4 साल बाद देने जाओगे तो आप 2300 दे करके नहीं निपटा सकते, क्योंकि वो चीज, वो असेट 4 साल पहले 2300 की थी, वो आज कितने की हो गई है, वही 2300 3220 हो चुके। इसीलिए हमने इसको एक नया नाम क्या दिया कि देय राशि, यानी कि पेएबल अमाउंट कितने का होगा, 3220 का होगा। अब मेन मामला शुरू होता है। कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर निकाल करके रख दिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऐसा करेंगे। ऐसा कहने के बाद भी कईयों ने निकाल दिया कि ऑप्शन ए आएगा। उन्होंने क्या कर दिया, 3220 को 4 से भाग कर दिया, 4 अट्ठे 20, 1 0, 4 पंजे 20, 805 क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि गलत है भाई साहब। ये जो है गलत है भाई साहब, ये आंसर नहीं आएगा। ये तो मैंने शुरू करने से पहले कही थी बात, ये आंसर नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, अब मैं सिर्फ आप लोगों से एक बार यस और नो पूछूंगा। 2300 और 3220 किस्तों वाले क्वेश्चन में क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, क्यों है। आप लोगों को यह बात समझ में आ गई क्या, बता दो एक बार यस और नो। ये 2300 उधार है, 3220 देय राशि है, पेएबल अमाउंट है। यस और नो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अब स्टार्ट होगा किस्तें निकालने का। वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड। अब मैं सारा मामला यहां से हटा रहा हूं। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो है 3220, वो चीज है 3220।
तो वो चीज है 3220, उसको मुझे यूज करना है बस। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि दे जो बना है 32201। आ जाओ। इसने कहा कि 4 समान वार्षिक किस्तें आपने पे करनी, किस्त का हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने की होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, किस्त का एक अमाउंट मान करके चलेंगे। अब जब मानने की बात आती है ना, आप लोगों ने पहले भी नोट किया होगा कि हम संख्याएं जरूरी नहीं है कि 100 माने, 1000 माने, 500 माने, हम एक ऐसी संख्या मान करके चलते हैं कि जिसकी कैलकुलेशन आसान हो। जैसे पिछला कुछ टाइम पहले हमने क्वेश्चन किया था कि 3 गुना हो जाता है, तो एक ऐसी संख्या जिसका 3 गुना करना आसान हो, वहां मैंने प्रिंसिपल कितना लिया था, 1 रुपया लिया था, और 1 का 3 गुना 3। वहां अगर कोई स्टूडेंट 100 ले तो उसका 3 गुना 300 आएगा, क्वेश्चन का आंसर उसका भी हूबहू सेम आएगा, पर कैलकुलेशन कम है उसमें। तो अब हमने क्या करना है, एक किस्त माननी है। हमने क्या करना है, एक किस्त माननी है, पर 10% ब्याज लगने वाला है, 10% ब्याज लगने वाला है, और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि हमें 10वां हिस्सा ब्याज में देना है। तो एक किस्त की जो आपने राशि मान लेनी है इंस्टॉलमेंट की, वो एक ऐसी संख्या मान लो जिसका 10वां हिस्सा निकालना आसान पड़ता हो। आपने कहा कि खुद 10 ही ले लो फिर, तो ठीक है, यानी कि हमने कितना मान लिया, खुद 10 ही मान लिया, फिर खुद 10 ही मान लिया, क्योंकि 10 का 10वां हिस्सा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले साल 10 रुपए देने पड़ेंगे, दूसरे साल फिर 10 देने पड़ेंगे, तीसरे साल फिर 10 देने पड़ेंगे, और चौथे साल फिर 10 रुपए देने पड़ेंगे। आपने 4 समान किस्तें कितने कितने की ले ली, 10 10 10 10 रुपए की ले ली। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बात? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब समझना इस बात को, अगर ये किस्त पहले साल ना दी जाए, जैसे ये फर्स्ट ईयर के एंड पे दी गई, सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे, मान लेता हूं मैं उसको पहले साल के एंड पर यह किस्त नहीं देता, उसको दूसरे साल के एंड पे किस्त ना देता, तीसरे साल के एंड पे किस्त ना देता, और मैं सीधा जाता 4 साल बाद उसका हिसाब किताब चुकता करने, तो अब वो पता है क्या ब्याज काउंट कर रहा होता कि ये साल तेरी 1 साल से ड्यू है, 1 साल का ब्याज दे। देखो ये तो ऑन टाइम पहुंच गई, चौथा साल खत्म हुआ ही था, ये तो ऑन टाइम पहुंच गई चौथे साल के एंड पे, परंतु जो तीसरे साल के एंड में देनी थी आपने, वो किस्त आपने दी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने 4 साल तक किस्तें देनी थी, चौथी किस्त आपने एकदम सही टाइम पे दी है, बाकी तीनों किस्तें आपने स्किप कर रखी हैं, आपने नहीं दे रखी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो चलो टाइम पे पहुंच गई, इस पे तो कोई ब्याज नहीं देंगे, परंतु ये जो किस्त है ये पिछले तीसरे साल के एंड पे देनी थी, और अब चौथे साल के एंड पे खड़े, यानी कि ये 1 साल से गायब है, और अगर ये पैसा 1 साल से गायब है तो ब्याज देना पड़ेगा 10वां हिस्सा, यानी कि 10 पर 1 ब्याज देंगे। ये हद हो गई यार इसके। मैं ये कह रहा हूं कि 10वां हिस्सा ब्याज में देंगे, 10 का 10वां हिस्सा क्या बनेगा, 1 रुपया, यानी कि 10 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आज आपको 11 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपने ये 10 यहां नहीं दिया है और आप चौथे साल के एंड में देना चाहते हो, तो ये कब देना था पैसा, दूसरे साल के एंड में, यानी कि तीसरा और चौथा। इस किस्त को आपने 2 साल से स्किप कर रखा है, इसलिए जब आज देने जाओगे तो 10वां हिस्सा, 10 का 10वां हिस्सा 1 रुपया, 1 साल के हिसाब से 2 साल का ब्याज 2 रुपए, यानी कि 12 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही जो पहले साल के एंड पर देनी थी आपको किस्त, आपने वो दे नहीं रखी उसको, तो 1 साल का ब्याज ये लग गया, 1 साल का ये लग गया, 1 साल का ये लग गया, और 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 10वां हिस्सा, यानी कि 10 पर 1, 10 पर 1 रुपया, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया, यानी कि 3 रुपए, यानी कि वही किस्त आज 10 के बदले 13 की दे करके चुकता करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इनका टोटल करूं, देखो आपने पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल कुछ नहीं दिया, तीसरे साल कुछ नहीं दिया, चौथे साल के एंड पर अगर आप हिसाब करने जाओगे तो चौथी किस्त टाइम पे 10, ये तीसरे साल के एंड वाली, दूसरे साल के एंड वाली, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, 2 और ये हो गया 4, 46, यानी कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 46। अब आप लोगों को याद होगा जो मैंने 3220 निकाला था उसमें मैंने किस्तें नहीं दी थी, याद होगी ये बात। मैंने 2300 लिया था, डायरेक्ट 10% लिया था, 4 साल लिया था, 920 निकाला था, जोड़ मारा था, 3220 आ गया था, यानी कि मैंने कहीं किस्त नहीं भरी थी उसको। तो ये जो 46 रुपए है ये भी तो कुछ ऐसे ही पैसे हुए, हमने कहीं किस्तें नहीं भरी, सीधे चौथे साल के एंड पे देने गए, यानी कि हम तो कह रहे हैं कि आज 46 रुपए दे हैं, 46 रुपए पेबल है, परंतु वो कहता हुआ वो मिलेगा कि 3220 दे हैं भाई, तू 4 साल बाद सीधे आ रहा है। यानी कि
ये जो 32-20 है दोस्त, ये जो 32-20 है, ये जो 32-20 है, ये एक ऐसा पैसा है, ये जो 32-20 है, ये एक ऐसा पैसा है जो 4 साल बाद डायरेक्ट दिया गया। और 46 रुपए भी कुछ ऐसा ही है, 46 रुपए भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं कहूंगा कि जहां हम कह रहे हैं 46, वहीं उसने कितना कहा है 3220, यानी कि किससे गुणा कर दी। अब आपको 10 तो एज इट इज आएगी, 42 बन रहा है ना, तो 6 दूना तो होगा नहीं, 7 गुना 7 6 42, 4 7 चौक 28, 4 32, सही 70 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब अपनी किस्त कितने की थी, चारों किस्तें 10-10 की थी, यानी कि 10 की भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 70 से गुणा करनी पड़ेगी। और 10 गुणा में 70 कितना हो जाएगा, 700 रुपए की किस्त हो जाएगी। कितने रुपए की किस्त हो जाएगी, 700 रुपए की किस्त हो जाएगी, जो कि लिख रखा है ऑप्शन सी पे, जो कि लिख रखा है ऑप्शन सी पे। अब जान लो, इस क्वेश्चन में 2300 दे रखा था, हमने 32-20 निकाला है, यानी कि इसमें उधार दे रखा था, दे राशि हमने निकाली। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डायरेक्ट ही दे राशि दे रखी होगी कि 3220 रुपए 4 साल बाद दे हैं, यदि 10% सरल ब्याज की दर लागू की गई हो तो प्रत्येक समान किस्त का मान ज्ञात करें। तो सीधे हम 3220 में 4 साल का ब्याज फिर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो 3220 के बारे में क्या कहा उसने, दे है। तो हम क्या करेंगे, सीधी किस्तें लेंगे और इस प्रकार से सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर हुआ मामला। देखो, हमने जो इंस्टॉलमेंट निकाली थी भैया, वो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी निकाली थी, पर वहां मामला ही अलग लेवल पे था और यहां कुछ अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। ठीक है, इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि एक बार इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये कह रहा है 1080 रुपए को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो ये दे राशि नहीं है। 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करने हेतु किस्त का मान क्या होगा। तो पहले तो 3 साल का ब्याज निकाल लो, इसमें वो जोड़ दो, वो दे राशि होगी। फिर आप एक किस्त लेकर के चलो, 3 किस्तें लो, तीनों में से कोई भी मत भरो। सर सवाल में तो 4 किस्तें बोली हैं, तो 4 ही किस्तें आई हैं 700 700 700 की। जो एक किस्त आई है 700 की, 700 ही यहां दोगे, 700 ही यहां दोगे, 700 ही यहां दोगे, 700 ही यहां दोगे, यानी कि आपने जिस बंदे से 2300 रुपए उधार पे लिए हैं दोस्त, उसको आप फर्स्ट ईयर एंड होते ही 700 रुपए जमा करवाया होगे, सेकंड ईयर होते ही फिर 700 दे आओगे, थर्ड ईयर होते ही फिर 700, चौथा साल होते ही फिर 700 दे आओगे। आपका और उसके बीच में जो ब्याज बना था, जो प्रिंसिपल की लेन देन हुई थी, वो सब हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। 700 रुपए हर साल देने आपको। तो 4 किस्तें बोली हैं, तो 4 ही हमने ले रखी, 1 2 3 4, और उसी 10 की जगह पे कितना आ गया, गुणा 70 करने पे 700, यानी कि 700 700 700 700। तो अब क्वेश्चन के ऑप्शन पे ऐसे थोड़े ना लिखेगा यार, 805 805 805 805 4 बार, 600 600 600 700 700 700, ऐसे नहीं लिखेगा ना। उसने एक किस्त बतानी है ना आपने कि 4 समान है, बताओ एक का मान कितना, वही चारों का होगा। ये क्वेश्चन देखो, 1080 रुपए 20% ब्याज देना है और टाइम है 3 साल का, किस्त का मान बताना है आपने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। सलाम नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि जो सबसे पहला काम है 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 बनने वाली, पैसे जो उठाए गए 108 1080, पांचवा हिस्सा ब्याज में जाएगा। किसका पांचवा हिस्सा, प्रिंसिपल का। तो 5 दूने 10, कितने रुपए ब्याज के जाएंगे, 5 दूने 10, बच गया 8, 5 एकम 5, 5 छः 30, 216 रुपए एक साल के ब्याज में जाएंगे। आपने कहा कि 3 साल तक ब्याज लगेगा, तो मैंने कहा कि 216 गुणा में 3, तो आपने कहा कि टोटल कितने रुपए दे दिए हमने उसको ब्याज में, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूने 6, 648, 1080 वो था, 648 आपके ब्याज के बन गए, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे, 8, 8 और 4 12, गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, और सॉरी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 1728 रुपए। ये क्या चीज निकल करके आ गई, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये है अपनी देय राशि, यानी कि पेएबल अमाउंट है। तुम समझो यार, बात की नजाकत को समझो जनाब आप, 1080 रुपए है,
20% ब्याज की दर लग रही है, 3 साल का टाइम है, और वो चाहता था कि आप किस्त भरो हर साल के एंड पे, पर आपने कहा मैं नहीं भरता किस्तें विस्तें, तो आपने किस्त भरी ही नहीं, एक भी किस्त नहीं भरी आपने। तो सीधे अगर आप 3 साल बाद देने जाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1728 रुपए देने पड़ेंगे। सीधे कितने देने पड़ेंगे? 1728 देने पड़ेंगे 3 साल बाद जाओ तो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1728 को ही बटे में 3 कर दे और वही 3 किस्तें बना दे, नहीं। ये 1728 तो केवल तभी टोटल आप उसको दोगे जब आप बीच में एक भी किस्त ना दो। जब उसको एक भी किस्त नहीं दोगे तब 1728 टोटल दोगे आप उसको। आ रही है बात समझ में? अगला काम क्या करना था फिर? इसने कहा कि 5वां हिस्सा ब्याज में जा रहा है 3 सालों तक, तो मैंने मान लिया कि किस्त थी 5 रुपए की, पहले साल के एंड पे 5 दी, दूसरे साल के एंड पे 5 दी, और तीसरे साल के एंड पे भी 5 दी। मैंने कहा कि अगर आप एक भी किस्त ना भरे और सीधे 3 साल बाद हिसाब किताब चुकता करने जाए तो ये 5 की किस्त 6 की हो चुकी होगी, ये 5 की किस्त 7 की हो चुकी होगी। ये तीसरी किस्त तो ऑन टाइम पहुंची है ना, तीसरे साल के सही एंड पे टाइम हो चुका था, हर साल के एंड पे देनी थी, तो तीसरे साल के एंड पे ये 5 तो हम 5 ही देंगे उसको, कि भाई इसके लिए थोड़े ना ब्याज देते फिरेंगे यार। हाँ, जो पिछले साल नहीं दे पाए थे 5 पर 1 रुपया ब्याज, ये 6 रुपए पकड़। ये जो उससे भी पिछले साल नहीं दे पाए थे 5 पर 1 ब्याज, 1 साल का यहां और 1 साल का यहां, यानी कि 5 पर 2 रुपए ब्याज, ये पकड़ तेरे 7 रुपए। तो अब हमने सभी किस्तें दे दी उसको। यानी कि अगर मैं किस्तें ना दूं, सीधे 3 साल बाद हिसाब किताब करूं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 7 5 12 और 6 18। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 18 रुपए देने पड़ेंगे। अब 18 की वैल्यू कितनी है? 1728 से, यानी किससे गुणा हो गई? 9 से गुणा हुई है क्या? और फिर किससे हुई? 9 से काट देता हूं, यहां से 2 हो गया, और यहां से हो गया 9 एक कम 9, 8 निम निम 81, 9 दूनी 18। मैं अब खुद भूल गया कितना लिखा था। तो 9 एक कम 9, बच गए 8 निम निम 81, 9 दूनी 18। इसको और 2 से काट देता हूँ, 2 निम 18, बच गया 1 2 6 के 12। 96 से गुणा हुई है भाई। किससे गुणा हुई है? 96 से। ठीक है। अब आपने कहा था कि किस्त कितने की है? 5 की, तो 5 की भी गुणा किससे हो जाएगी? 96 से। यानी कितने रुपए की किस्त बंधेगी फिर? 5 5 5 की जगह 5 6 के 30, 9 5 45 और 3 48, 480 रुपए सालाना की किस्त बंधेगी। यानी कि 480 480 480 रुपए आप उसको दे करके आते रहोगे। सर पर सवाल पढ़ने में तो वार्षिक किस्तों के बारे में सवाल बन रहा। हाँ, किस्तों का ही सवाल है। और अभी तक यहां जब तक मैं 1728 तक पहुंचा, इस क्वेश्चन को मैंने ना 2 पार्ट में करवाया आपको, ठीक है? एक 1728 पर पहुंचने से पहले और एक 1728 पर पहुंचने के बाद। वेले 2 ही माड़े ने, एक तेरे आने तो पहला, एक तेरे जाने तो यारा। कि मेरी जिंदगी में 2 ही टाइम है जो मुझे खराब लगते हैं, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। लखविंदर वडाली साहब, सुनना कभी, तुम यहीं पढ़े हो दूसरे कलाकारों, लखविंदर वडाली तक पहुंचो यार, अपने आप को पहुंचाओ। तो मैं ये कह रहा था 1728 तक पहुंचने तक का मैं अगर जिक्र करूं तो मैंने कोई किस्त नहीं ली, मैंने कोई किस्त का नाम नहीं लिया। पर जैसे ही मैं 1728 पर पहुंचा, मैंने डायरेक्ट किस्त का जिक्र किया, फिर डायरेक्ट किस्त का जिक्र किया कि 5 की किस्त, फिर अगली 5 की किस्त, फिर अगली 5 की किस्त। अब यहां आकर के मैंने किस्त को इन्वॉल्व करवा दिया ना क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में। अब मैंने किस्तों का जिक्र कर लिया, परंतु जो 1728 पर मुझे पहुंचना है, मुझे 1728 के साथ कंपेयर करना है। उसको नाम भले ही मैंने देरासी दे दिया हो, पेएबल अमाउंट दे दिया हो, पर वो जेन्युइनली है कैसा पैसा? कैसा है ये पैसा? तो कुछ ऐसा है ये पैसा जिस पर मैं कहीं किस्त नहीं देता, 1080 उससे लेता हूं इन हैंड, 20% यानी कि 5वां हिस्सा ब्याज देता हूं, 216 1 साल का ब्याज बनवाता हूं, 3 साल के लिए 648 रुपए ब्याज देता हूं, और 1080 में जोड़ करके 1728 दे देता हूं। यानी कि मैंने उसको, मैं पैसे लेते टाइम तो ये कह करके आया था कि मैं हर साल के एंड पे किस्त देने आऊंगा, पर मैं कभी नहीं गया, ना पहले साल के एंड पे गया, ना सेकंड ईयर के एंड पे गया, मैं सीधा 3rd ईयर के एंड पे गया। यानी कि मैंने उसको कहीं कोई किस्त नहीं दी। अब कहीं कोई किस्त नहीं देने का मतलब है 1080 को मैंने 3 साल के लिए यूज कर लिया, जिसके चलते मुझे अब 1728 देने पड़ेंगे।
पर ये 1728 टोटल मेरी जेब से सामने वाले की जेब में केवल एक कंडीशन पर जाएगा कि अगर मैं उसको बीच में किसी भी वर्ष के अंत में एक भी किस्त नहीं दूंगा। अब अगर आप कहो कि जी 1728 3 साल के अंत में देने, इसी को 3 से भाग करके क्यों नहीं किस्त बन सकती? देखो आपने इसी को 3 से भाग कर दिया, एक किस्त निकल गई आपकी XYZ, वही पहले साल के एंड पे दी, वही सेकंड ईयर, वही थर्ड ईयर, तो आपने टोटल रुपए कितने दे दिए उसको आपने? अब आपने किस्त दे रखी है, इसको 3 से भाग कर दिया। 10 नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं, 10 मान लो, 5 मान लो, 11 मान लो, 19 मान लो, करोड़ मान लो, 10 करोड़ मान लो, 20 करोड़ मान लो, क्वेश्चन का आंसर हर एक से सेम आएगा। मानना तो सिर्फ इतना सा है कि वो संख्या मानना बेटर है जो 5 से कट जाए, उसके बाद आप चाहे बिना कटने वाली भी ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप यहां ना 19 ले लो, आंसर तब भी सेम आएगा, पर 19 पर एक साल का ब्याज कितना बनेगा? 5 पर 1 लग रहा है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अब आपने जब 1728 को 3 से भाग किया, आपने कहा कि ये किस्त आ गई, ये हो जाएगा ना 3 से भाग? मैं निकाल करके देखता हूं, दिखाता हूं तुम्हें। 3 छीक 18, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, 3 छीक 18, कितना आ गया? 576। यानी कि आपने 576 की किस्त कह दी, हो सकता है ऑप्शन में दे भी रखा, ऑप्शन सी पे दे रखा, 576 की किस्त आपने बांध दी। पर इतनी बात तो याद है ना, 1728 हमने तब देने जब एक भी किस्त ना दी हो। अब आपने कहा कि 576 की किस्त कर दी, फर्स्ट ईयर के एंड पे 576, सेकंड ईयर के एंड पे 576, थर्ड ईयर के एंड पे 576, इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 1728। आपने कितने रुपए दिए? 1728, वो भी किस में? किस्तों में। पर किस्तें नहीं होंगी तब ही 1728 देने, अगर किस्तें होंगी तो इससे कम पैसा देंगे हम उसको। तो आपने 1728 तब देने थे जब किस्तें ना दे रखी हो, पर आपने तो 576 की किस्तें दे रखी है उसको। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है बात? 480 को लगातार 3 साल देने पर भी तो 1728 नहीं दिए। हां, तभी नहीं दिए ना, 1728 तब देने पड़ते अपने को जब अपने किस्त नहीं दे रखी होती। 480 की जो हमने किस्तें भरना उसको शुरू कर दिया, तो अब उसको 1728 से कम पैसा पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, वजह जानना चाहते हो क्या? पहले तो चलो ये बता दो कि समझ गए कि नहीं समझ गए कि 1728 तो किस्तें ना देने पे देना पड़ रहा है, तो उसको हम पेनल्टी देते रहे। देखो किस्त कितने की थी? 5 की थी ना। एक किस्त तो हमने, देखो हमने 3 किस्तें कितने कितने की मानी थी? 5 की, ठीक है। एक किस्त तो एग्जैक्ट हमने 5 की ही दी, इसमें तो कोई हलचल नहीं हुई। पर एक किस्त देखो आपने कितने की देनी पड़ी? 6 की, पेनल्टी लगी हुई है इसमें। यहां एक किस्त कितने की देनी पड़ी आपको? 7 की, पेनल्टी लगी हुई है आपको। यानी कि अब 18 रुपए देने पड़े, और जबकि जनरली अगर आप किस्तें टाइम पर भरते तो कितने देने थे? 5 5 5 15। यार ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये ग्रीन से कलर में जो लिख देता है ये अपने आप? ठीक है, दिख रहा है। इसी को समझ लो, किस्तें थी 5 5 5, पर किस्तें नहीं दी तो 5 6 7, यानी कि किस्तें नहीं दे रहे हो तो 18 दे रहे हो, पर अगर किस्तें दे रहे हो तो 15 दे रहे हो। तो किस्तें भरने से और ना भरने से कुछ तो फर्क पड़ेगा जिंदगी में। किस्तें भरने से और ना भरने से कुछ तो फर्क पड़ेगा जिंदगी में। क्या फर्क पड़ेगा? अगर भरोगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर भर दोगे सॉरी तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। अब ये जो 15 रुपए है ये 480 को शो कर रहे हैं, मतलब 480 गुणा 3 को शो कर रहे हैं। और ये जो 18 रुपए है ये पेनल्टी वाला मामला है, आपने एक भी किस्त नहीं भर रखी उसको, तो ये 1728 को शो कर रहे हैं। यानी कि 1728 कभी नहीं देने पड़ेंगे अगर आप उसको किस्तें ऑन टाइम पहुंचा दोगे तो। ये 18 रुपए थोड़े ना देने पड़ेंगे अपने को अगर हम उसको किस्त टाइम पर भर ही देते। जिनका भी ये सवाल था एक बार बता दो कि उनके अब दिमाग में चली गई है कि नहीं चली गई है बात। तो तुम्हें क्या लगता है मैथ इतना आसान है कि तुमने 1080 को पकड़ा, उसके पांचवा हिस्सा ब्याज में निकाला, 3 साल का ब्याज निकाला, जोड़ मारा और आपस में इनका प्रिंसिपल और ब्याज का जोड़ मारा, अमाउंट बनाया, उसको 3 से भाग कर दिया और आपकी किस्त निकलाई। ऐसे कैसे भाई? इतना आसान होता तो मैं यहां और आप वहां ना होते। ये जो वहां से यहां तक का फासला है ये इन्हीं चीजों की वजह से है।
तुम्हें क्या लगता है ये पेन मैंने वैसे ही पकड़ लिया होगा? ये कलम क्या मेरे हाथ में वैसे ही आ गई होगी जनाब? तुम्हें क्या लगता है कि बाल बढ़ा लेने से, बालों में हैंगर लगा लेने से, फैंसी टी शर्ट डाल लेने से, दो चार पंजाबी गाने याद कर लेने से, थोड़ा लिटरेचर पढ़ लेने से, थोड़ा फ्रेंच उर्दू वगैरह वगैरह थोड़ा पढ़ लेने से और बस यहाँ करके मैं परफॉर्म करने लग गया? कईयों को लगता है ऐसा। भाई साहब इन चीज़ों की वजह से यहाँ खड़ा हूँ मैं। बाकी चीज़ें तो सिर्फ मैं डाइवर्ट करता हूँ आप लोगों को कि एकदम दिमाग की इतनी कंटिन्यूटी ना दें आप यहाँ। थोड़ा थोड़ा गैप लगता रहे उन बातों की वजह से, ताकि अगला कॉन्सेप्ट अब जगह बना करके टड़ाक से अंदर जाए। साइकोलॉजी बहुत पड़ी है जाने मन। बताओ आप। अब यहां तक का मामला जो था, इसमें दे राशि नहीं दे रखी थी, हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब देखो, ये आ गया, डायरेक्ट दे राशि दे रखी है, कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें और भी क्लियर होगा ये क्वेश्चन। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल बाद 4300 रुपए दे हैं, इसका मतलब 4300 रुपए हमें देने पड़ जाएंगे अगर हम उसको किस्तें नहीं देंगे। ये 4300 वो बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है 4 बराबर किस्तों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितने की लगाएं? फिर आएंगे भाई, हम उस टॉपिक पे भी आएंगे। 4300 हमें तब देने हैं जब हम उसको हम एक भी किस्त नहीं देंगे, ये वो है। तो अब आप सोचो, कोई बोल दे अल्ट्रा प्रो सुपर मैक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट के 4 साल बाद 4300 देने, 4 बराबर किस्तें करनी है, इसके बटे में 4 कर दो, हो गया। अब नहीं किया इसने कलर चेंज, इसके बटे में 4 कर दो और हो गया क्वेश्चन का आंसर। गलत होगा भाई। चल जी, लिख तो रखा है 4300 देने 4 साल बाद, 4 से भाग करके दे दो, इतने 4 साल बाद पहुंच जाएंगे उसको हर साल किस्त देने पे। तो किस्त देने में और किस्त ना देने में तो फर्क ही नहीं पड़ा फिर आपकी लाइफ में। जबकि फर्क तो पड़ता है, किस्त अगर देते हो तो पेनल्टी नहीं लगती है और किस्त नहीं देते हो तो पेनल्टी लगती है। तो आपके लिए दोनों बातें समान हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मैथ या साइंस को कभी नहीं मान सकता। कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें पढ़ा भी होगा, एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिनको, छोड़ो तुम छोड़ो, सर ये बात याद रख लो, ऐसा करना गलत है भाई साहब, छोड़ो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। मैं ये कह रहा था 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 बनेगी, 20वां हिस्सा ब्याज में जाता रहेगा हर साल। तो आपने कहा कि किस्त में मान लेता हूँ, चलो इस बार मैं 20 की नहीं मानता, ठीक है, 100 की मान लेता हूँ, ताकि कईयों का ये वहम दूर हो ही जाए कि 20 ही लेना जरूरी है, कि 4 किस्तें देनी है ना तो 4 बार 100 लेना पड़ेगा। ये किस चौथे साल के एंड पे पहुंच गई, ठीक है, ये किस टाइम पे नहीं पहुंची है। तो 100 पे कितना ब्याज है? 5, तो 105 दे करके पीछा छुड़ाना पड़ेगा, पेनल्टी लग गई 5 रुपए, इसमें 10 रुपए पेनल्टी लगेगी, 110, इसमें 5 लगी, इसमें 10 क्यों लगी? क्योंकि ये तो 1 साल से स्किप कर रखी है आपने, 1 साल से छोड़ रखी है, तो 2 साल से छोड़ रखी है, तो 2 साल का ब्याज दोगे। 1 साल पे कितना ब्याज लगता है? 100 पर 5 रुपए, तो 2 साल के लिए 10 रुपए। ये 3 साल से गायब कर रखी है, तो 15 रुपए ब्याज दोगे। तो टोटल कितने रुपए दे हो गए? 5 5 10, 2 और 1 3 और 4, 4300, सॉरी 430। पर 430 दे नहीं है, दे कितने हैं? आप कहोगे 4300 दे हैं। इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10 कह दो चिपकानी है, या फिर 10 से गुणा करनी है। इसका मतलब किस्त कितने की आएगी? 100 गुणा 10, यानी कि 1000 रुपए की किस्त आएगी। 100 क्वेश्चन का आंसर आ गया। यार तेरे ने गड्डी ले ली, 0001। तो अब देखो, मैं कह रहा हूं किस्त का आंसर बनेगा 1000। 1000 साल दोगे आप उसको, पहले साल के एंड पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन के एंड पे। तो आपने उसको टोटल कितने रुपए दिए? 4000। अब कोई अगर मेरे साथ ये कह करके माथा मारे, सीधे मत्थे हुंदा नहीं हो रोक सोनी है ताइयों मैं तो सड़ दे लोग, सीधे मत्थे रोक नहीं होंगे। अब सीधा माथे में आकर के टक्कर मारे कि जी 4300 देने थे आपने, तो 1000 4 साल तक दे दिए, 4000 ही दिए, 300 रुपये दिए नहीं। तो मैं उसको कहूंगा कि जाने मन यही तो फायदा है किस्तें टाइम पर देने का, 300 रुपये बच गए।
पेनल्टी नहीं लगी, वरना वही 300 रुपए पेनल्टी में जाते। कैसे जाते? 5 और 10 15 और 15 30 पेनल्टी में जाते ना, और 30 गुणा 10 वही 300 बच गई। सब बराबर है हिसाब किताब। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, रट्टा मत मारना भाई। अब भी अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, कोई ये मत सोच लेना कि इतने टाइम से ये बंदा हमने को बातें बताए जा रहा है और अब भी नहीं समझ में आ रही, अब नहीं पूछते। नहीं, रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है। आप लोगों ने देखो कुछ यहाँ अमाउंट वगैरह पे कर रखा है, तो आपको पूरा पूरा हक बनता है। इट्स योर राइट टू गेट एजुकेटेड, टू गेट लर्न द थिंग्स। तो पूरा हक बनता है, कोई बात आप कितनी भी बार पूछ लो। सर ये जो जोड़ने वाले बताना, इसमें तो 5 जोड़ दिया। हाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां स्किप कर दिया था किस्त को, तो 5 साल 1 साल के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये जो 105 दिए, 5 जुड़ेगा, 5 रुपए 105% का मतलब क्या है? अब 1/20 को मत देखो, तुमने वहां 20 लिया ही नहीं है, तो तुमने डायरेक्ट 5% ले लिया, तो तुम ब्याज दे रहे हो 5%। परसेंट का मतलब क्या होता है? लिख लो तुम, फिर समझ पाओगे। पर सेंट और वार्षिक, ये ब्याज लगेगा आपको। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। सेंट का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि हर 100। प्रति का मतलब होता है हर 100 पर 5 रुपए ब्याज 1 साल में। तो आपका 100 ही है, 1 साल से गायब है, तो 100 पर 5 रुपए ब्याज लगेगा। इस 100 पर 1 साल का 5 और अगले साल का फिर 5, तो 10 रुपए ब्याज। इस 100 पर 1 साल का 5, फिर 1 साल का 5, फिर 1 साल का 5, टोटल 3 साल का 15, यानी कि 115। बहुत बढ़िया बात है भाई, आपका सही है आंसर। तो ये किया किसी ने 60 रुपए निकाला है, किसी ने, एक ने 54 निकाला है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो यहां पर भी 100 ले सकते हो, पर 33 से 1/3 पेचीदा हो जाएगा जोड़ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा फ्रैक्शनल में चल पड़ते हैं। 1/3 आएगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। कितने साल का मामला है? आपने कहा 3 साल तक देने, तो मैंने कहा 3 रुपए यहां, 3 रुपए यहां और 3 रुपए यहां। ये अगर यहां नहीं दोगे तो 4 दोगे, ये अगर यहां नहीं दोगे तो 3 2 5 दोगे, 5 4 9 3 12 रुपए टोटल दोगे। 12 रुपए तो तब दोगे जब 240 दे है, तो आपने किससे गुणा कर दी? यानी कि 20 से गुणा कर दी। तो किस्त कितने की हो जाएगी? 3 गुणा 20, यानी कि 60 रुपए की किस्त हो जाएगी। यानी कि हम उसको हर साल केवल 60 ही रुपए दे करके आया करेंगे, जिसके चलते हम उसको टोटल 180 देंगे। अब 240 देते तो 180 दे करके कैसे पीछा छूट गया होगा अपना? क्योंकि 240 तो तब देते जब आप उसको किस्तें ना भरते, तो पेनल्टी लगती। अब हम उसको किस्तें दे रहे हैं हर साल 60 रुपए की, तब अपने 60 रुपए बच जाएंगे। 1/9 आएगी, 1/9 नहीं आएगी जाने मन, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 बनेगी। 1/9 बनती है 11 से 1/9 की, ये होता है 1/9। और 1 2 लिखूं, 16 से 2/3 होता है 1/6। और एक आधा लिखूं, 14 से 2/7 होता है 1/7। परसेंट लगा लेना कहीं तुम। और 1 2 लिखूं, 9 से 1/11 होता है 1/11। और लिखूं 1 2, 66 से 2/3 होता है 2/3। गया दिमाग में? ठीक है, किस्तों वाला मामला क्लियर कट हो गया। अब इसको थोड़ा अपग्रेड करके दिखाता हूं। अगर किस्तें समान ना हो, इन दैट केस क्या करेंगे? ये क्वेश्चन पढ़ो आराम से। देखो ये कह रहा है कि 3600 रुपए 3 साल बाद देने हैं। समझ गए क्या पहली लाइन का मतलब? ये दे राशि है जाने मन, ये दे राशि है। साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है। यहां तक भी समझ गई। अब अगली लाइन तुम्हें हिला देगी। कहता है यदि पहली किस्त दूसरी की आधी है तथा तीसरी से दोगुनी है, तो दूसरी किस्त का मान क्या होगा? 1600 1800 1500 या नन ऑफ द अबव?
अब मानना यहां पर भी पड़ेगा, मानना यहां भी पड़ेगा, यहां पर भी आप लेट करके ही चलोगे, पर कैसे लेट करना होगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शिफ्ट होगा थोड़ा सा। क्या है यहां पर दो चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो 25%, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे 1/4 बनेगी। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा ब्याज में देना पड़ेगा अगर हमने कभी पेनल्टी मिस कर दी तो, जैसा कि हम करने वाले भी हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि पेनल्टी मिस करने पर 3600 के इक्विवेलेंट अपना क्या बन रहा है, तो पेनल्टी मिस ना होने के इक्विवेलेंट क्या बन पाएगा, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि आपके पास 3 किस्तें हैं, ये पहली किस्त है, ठीक है, ये दूसरी किस्त है यहां, और ये यहां तीसरी किस्त है यहां। ठीक है, अब समझना, इसने क्या कहा, यदि पहली किस्त दूसरी की आधी है, यानी कि ये जो है इसका आधा, इसके गुणा में 1/2 करने पे ये मिलेगा, ऐसा है। अगली लाइन, तथा तीसरी से दोगुनी है, यानी कि जो पहली किस्त है वो दूसरी की तो आधी है पर तीसरी से दोगुनी है, यानी कि अगर मैं इसका दोगुना कर दूं, एरो समझ लेना मैंने कैसे लगा रखे हैं, तो ये हमें मिल जाएगी। तो यहां एक ऐसी संख्या है जो इसका तो आधा है और उसका दोगुना है। अब यहां पर क्या संख्याएं माननी चाहिए, जो आपका दिल करे वो मान लो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा संख्या यहां लिखोगे चाहे यहां लिखोगे, उसको 4 से काटना पड़ेगा, तो इसलिए 4 का मल्टीपल लेना मत भूलना, बाकी जो मर्जी ले लो। तो मैंने कहा कि यहां अगर मैं 8 रुपए ले लूं, अब देखो यहां एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी 2 से गुणा करने पर 8 मिल जाए, तो यहां 4 हो गया। यहां एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका आधा करने पर 8 हो जाए, तो यहां 16 मिल गया। अब कोई कहे कि 8 16 4 कहां से आए, तो ये हमने एज्यूम किए हैं, लेट किया है, माना गया है, इनको जस्ट सपोज किया है इनकी वैल्यूज को। इनकी जगह आप 800 1600 400 छोड़ो, यहां 16 ले लिया किसी ने या 32 ले लिया, यहां 8 ले लिया, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। घंटा कोई थोड़ा सा भी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। कहते तिल बदे ना राई घटे, जो लिख दी करतार। क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब ये तो केवल प्रोसीजर्स हैं दोस्त, इनसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये आपकी इच्छा कि आप इसको कॉम्प्लिकेट कर देना चाहते हैं या सिंपल रख लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 किस्तें सपोज कर ली अपनी मर्जी से, अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए इनको हटा देता हूं यहां से। देखो अब 4 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज बनता है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है, ये 4 रुपए ऑन द टाइम पहुंचा है, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर ये 1 साल से अगर गायब कर दूं तो क्योंकि 4 पर 1 तो ये 16 है, तो 4 गुणा, तो 4 गुणा ब्याज, 1 का 4 गुणा 4, यानी कि 16 पे 4 रुपए ब्याज, तो 20 रुपए दे करके पीछा छूटेगा। या यूं कह लीजिए कि चौथा हिस्सा ब्याज में जाएगा, तो 16 का चौथा हिस्सा 4 + 4 20। यहां 8 गायब कर दें 2 साल के लिए, तो चौथा हिस्सा ब्याज में जाएगा 1 साल के लिए। 8 का चौथा हिस्सा 2 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज यहां, 2 रुपए यहां, तो 4 रुपए ब्याज इस पे लगेगा, यानी कि 12 रुपए। यानी कि टोटल कितने देने पड़ेंगे फिर विद पेनल्टी, आप कहोगे 4 2 6 2 और 1 3, 36। परंतु 36 दे नहीं है, देने कितने हैं 3600, यानी कि 36 की वैल्यू ये लिख रखा 3600, लिख रखा 3600, तो 36 की वैल्यू 3600 है, इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अब पहली किस्त 8 गुणा 100, दूसरी किस्त 16 गुणा 100, तीसरी किस्त 4 गुणा 100, ये 3 किस्तें हो गई। इसने जो पूछा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसने पूछा दूसरी किस्त का मान बताओ, तो दूसरी हमने कितनी मान रखी है 16, 16 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 1600, यानी कि दूसरी किस्त का मान कितना है 1600। ये आंसर है भाई। कहां लिख रखा है, ऑप्शन ए पे लिख रखा है जाने मन, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी नहीं आएगा परमजीत। अगर यह बोलता पहली किस्त क्या है तो 800,
तीसरी किस्त पूछता तो 400। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, जहां किस्तें बराबर ना हो और थोड़ा ऐसे ही आपस में कंपैरिजन वगैरह डाल रखा हो, तो क्या निपटाया जा सकता है मामले को। कह रहा है 1380 3 साल बाद देने हैं, तो यही दे राशि हो गई, बात खत्म। और वही चीज वो हमेशा एडोप रहेगी इन चीजों से। भाई अगर 1380 रुपए उधार लिए गए, तो अब ये उधार है दोस्त, अब ये देनी है, इस पे 3 साल का पहले चाहिए या 4 साल जो भी टाइम पीरियड है, और जो भी ब्याज रेट दे रखा है वो निकाल करके, ब्याज निकाल करके उसमें जोड़ोगे, फिर वो दे बनाना पड़ेगा। प्रोसीजर दे पे ही लगेगा अपने वाला, ठीक है। तो 1380 देने हैं, यानी कि यही दे राशि होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 99% क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूं, यहां पर हमेशा दे राशि दी रहती, हमेशा 99% केसेस में। सीडीएस एनडीए वगैरह में, या यूपीएससी के लिए, या एमबीए के एंट्रेंस वगैरह के लिए, कैट वगैरह देने जा रहे हो, इन दैट मतलब इन दोज एग्जामिनेशंस दैट जो रहा है, उनमें ऐसा हो जाता है कि यहां पर उधार लिया या दिया गया लिख देते। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि मेरा जो भी यहां पहुंच गया ना अपने दरवाजे पर, उसको चाहे कोई भी एग्जाम फेस करना पड़े, उसका निकल जाए। तो मैं जो भी टॉपिक टच करता हूं, बिल्कुल नीचे से ऊपर हर एक चीजें टच करते हैं फिर उस टॉपिक की। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन बनवाएगा, देखो 11 से 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आपने कहा 1/9 बनेगी, तो 9वां हिस्सा ब्याज में देना है 1/9। तो आपको अब 3 किस्तें लेनी है क्या, इसने तो लिख ही नहीं रखा। हाँ 3 साल बाद देने, और वार्षिक किस्त तो तीन ही किस्तें जाएंगी। ये पहली किस्त, 1 साल बाद फिर ये दूसरी किस्त, फिर 1 साल बाद ये तीसरी व अंतिम किस्त। क्या बोला गया, दूसरी किस्त पहली का 1/3 है, पहली का 1/3, यानी कि यहां से चलेंगे 1/3 से गुणा करेंगे और यहां पहुंच सकते हैं। दूसरी किस्त पहली का 1/3 है, और तीसरी दूसरी का 1/3 है, तो यहां से चलेंगे फिर 1/3 से गुणा करेंगे और अब यहां पहुंच जाएंगे। 9 का मल्टीपल लेना है, यहां अगर 9 ले लें, देखते जना, अगर यहां 9 ले लें तो 9 का 1/3 3 हो जाएगा, और 9 पर ब्याज काउंट करना तो आसान है, पर 3 पर काउंट करना आसान नहीं है। अगर कोई कहे कि जी 18 ले लो, उसका 1/3 हो जाएगा 6, पर 6 पर भी ब्याज काउंट करना आसान नहीं है, इसलिए मैं यहां ले लेता हूं 27। 27 का 1/3 कितना हुआ 9, और 9 का 1/3 कितना हुआ 1, सॉरी 3, सॉरी यहां 3, क्यों नहीं गया, ये गया, ये हुआ 3, ठीक है। अब देखो तीसरी मैंने ऑन टाइम पहुंचा दी, तीसरी मैंने ऑन टाइम पहुंचा दी, तो कोई ब्याज नहीं। ये 1 साल से गायब है, तो 9 पर 1 ब्याज 10। ये 2 साल से गायब है, तो ये 27, 9वां हिस्सा, 27 का 9वां हिस्सा 3, 3 यहां ब्याज 3 यहां ब्याज, तो 33। कितने रुपए दे हो गए, 3 3 6, 3 और 1 4, 46, 46। पर 46 रुपए दे नहीं है, दे रुपए कितने हैं, 1380 है। कितने हैं, 1380 है, तो किससे गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दे क्या, 30 से हो गई, 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है, 30 से गुणा कर रखी। क्या पूछा है, तीसरी किस्त, तीसरी किस्त कितने की थी, 3 की, 3 गुणा में 30 कर दो, ये आ गई तीसरी किस्त 90 रुपए। अगर पहली बोले तो 27 गुणा में 30, अगर दूसरी बोले तो 9 गुणा में 30। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। मामला दिमाग में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मैं सफल हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं इस प्रोसीजर को आपके दिल दिमाग तक पहुंचाने में। एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि यहाँ तक का सारा मामला आप लोगों तक फिट एंड फाइन, सही सलामत, खैरियत तरीके से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, बताएं भाई। तीसरी किस टाइम पर ही जाएगी क्या, हाँ तीसरी किस टाइम पर जाएगी, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो कि पहली किस टाइम पर दे दी, दूसरी किस टाइम पर दे दी, तीसरी किस टाइम पर दे दी, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मान लो कि हम 3 साल के एंड पे गए, बात खत्म। 4 साल का टाइम था तो 4 साल के एंड पे गए,
ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मतलब मानना थोड़ा आसान रहता है, हमें समझना थोड़ा आसान रहता है। अगर आप कहो तो मैं पहली किस्त टाइम पर देकर के दूसरी तीसरी को स्किप करवा सकता हूं, पर अब तीसरे साल के एंड पे हिसाब किताब तो चुकता करने ही जाना पड़ेगा। फिर मैं उन बातों को आपस में कोरिलेट करवाऊंगा तो आप लोग समझते समझते सो जाओगे। कैसा ऐसे हुआ कि इश्क के पहले दिनों में, जब शुरू शुरू में इश्क हुआ था तब की बात है, कि इश्क के पहले दिनों में बड़ा जज्बाती थी वो। इश्क के पहले दिनों में बड़ा जज्बाती थी वो, मैं उसे जो भी कहता हो जाती थी वो। वाह 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 वाह। बिल्कुल भाई, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ अब जुड़े हैं और उनका कहना है कि गुड आफ्टरनून है। अगला क्वेश्चन अब लेकर के आए हैं और हाथ पांव फुला देगा, पर इसको समझने से पहले पिछले क्वेश्चंस इसीलिए करवाए गए थे ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां आप एक नया कॉन्सेप्ट और डिराइव करके देखेंगे, और वो मैं पहले भी दिखा सकता था, वो मैं पहले भी दिखा सकता था, पर यहां करके मुझे वो करवाना ही था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप, मतलब वहां मैंने स्किप करके रखा, यहां डाल रहा हूं आप उस मेथड को। और जो मैं अभी बताऊंगा वो मेथड आप ये मेरे सेशन एंड होने के बाद जो पिछले मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इंस्टॉलमेंट के, वहां पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमेशा तुम्हें सेम मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 30 रुपए के ऋण को 3 रुपए प्रति महीना, तो पहला फर्क तो यही है, फर्क था दोहां विच बड़ा पै गया। तो सबसे पहला फर्क तो यही है कि वहां वार्षिक था, यहां महीने का जिक्र हो गया है। कह रहा है 30 रुपए के ऋण को 3 रुपए प्रति महीना की 11 किस्तों में चुकाने पर लागू की गई साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, टाइम हो गया है क्या अपना? टाइम हो चुका है भाई। तो यहां से लगभग ये 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको अपन नेक्स्ट सेशन में ही लेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो लीजो मैथ्स के नाम से अकाउंट है अपना इंस्टाग्राम पे, वहाँ आप हम तक पहुँचा सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, और टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा पीडीएफ फाइल के लिए। यूट्यूब पे आप लोग लीजो मैथ्स के नाम से एक चैनल को देख सकते हैं, वहाँ बड़ी वीडियोस देख सकते हैं ना। मैं ये कहता कि इंस्टा पे जा करके फॉलो करो, आज तक देख लेना, मैंने कभी नहीं कहा कि फॉलो करो, या यूट्यूब पे मैं कहूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करो। हाँ, यूट्यूब पे हो सकता है बोलता हूँ मिल जाऊँ, वो भी कभी कभार बोल दिया। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि डिलीवर होनी चाहिए चीज़, बस ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, कि प्यार मेरा आप लोगों तक पहुँच जाना चाहिए, आप लोगों का मुझ तक पहुँच जाना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, रब खैर करे।